दोस्तों, आज महान साहित्यकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी अनमोल कृतियों में से एक कृति, जी हाँ, कहानी मिस पद्मा आपके लिए प्रस्तुत है। तो आज की कहानी मिस पद्मा, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ था और वो था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वो अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई थी और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1000 से भी ऊपर बढ़ जाती थी। अब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न रही। मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उसके विषय में किसी तरह की तैयारी की उसे ज़रूरत न मालूम होती। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके भी उसे मालूम हो गए थे। इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इसे वो किस्से, कहानियाँ पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की ज़रूरत को बखूबी समझती थी। उसने फूल और पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया। तरह तरह के बीज और पौधे मंगाती और उन्हें बढ़ते हुए देखकर खुश होती थी। और ये बात नहीं थी कि उसे पुरुषों से विरक्ति थी, न ही उसके प्रेमियों में कोई कमी थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता, मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते। पद्मा को विलास से घृणा थी नहीं, घृणा थी पराधीनता से, विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उठाया जा सकता है तो फिर क्यों न उड़ाया जाए। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी। इसे केवल देह की एक भूख समझती थी और इस भूख को किसी साफ़ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है। और पद्मा को साफ़ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज़ लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज़ चाहती थी। यूँ उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, मगर ये सब के सब अय्याश थे, बेफ़िक्र, केवल भौरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले थे। ऐसा एक भी नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सकती। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। वो चीज़ क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और ये उसे न मिलता था। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद था, बड़ा ही रूपवान और धुरंधर विद्वान। एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वो भी मुक्त भोग का आदर्श का उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी। चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में ना आता था। संध्या हो गई थी, प्रसाद आ गए। पद्मा सैर करने जा रही थी। पद्मा ने सैर करना मुलतवी कर दिया। बातचीत में सैर से कहीं ज़्यादा आनंद था। पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय कर लिया। उसने प्रसाद की नशीली आंखों से आंखें मिलाकर कहा, तुम आज यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, नतीजा ये होगा कि 2-4 महीने में ये मुलाकात बंद हो जाएगी। और मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारा आशय क्या है? आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। पद्मा बोली, आखिर क्यों? प्रसाद ने स्पष्ट किया, मैं अपनी स्वाधीनता न खोना चाहूँगा, तुम अपनी स्वतंत्रता न खोना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी। मन मुटाव होगा, फिर वैमनस्य, और तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तुम्हारा है ही, मुझे बुरा लगेगा ही। फिर ये मैत्री कैसे निभेगी, बताओ?
दोनों कई मिनट तक मौन रहे। प्रसाद ने परिस्थिति को इतने स्पष्ट, बेलाग, लठमार शब्दों में खोलकर रख दिया था कि कुछ भी कहने की जगह न मिलती थी। आखिर प्रसाद को ही नुक्ता सूझा। बोला, जब तक हम दोनों ये प्रतिज्ञा न कर लें कि आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, तब तक एक साथ निभाह नहीं हो सकता। पद्मा ने बोला, तुम ये प्रतिज्ञा करोगे? प्रसाद बोले, पहले तुम बताओ। मैं करूँगी। तो मैं भी करूँगा। पद्मा बोली, मगर एक बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी। प्रसाद ने भी वही बात कही, और मैं भी इस बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूँगा। मंजूर? मंजूर। तो कब से? जब से तुम कहो। अरे मैं तो कहती हूँ कल ही से। प्रसाद ने कहा, तय। लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो? पद्मा ने पूछा, और तुमने किया तो? प्रसाद ने कहा, तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना, और क्या करोगे? प्रसाद ने कहा, जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति न मिलेगी। तब मैं चाहूँगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। मिस पद्मा ने कहा, तुम बहुत निर्दयी हो प्रसाद। प्रसाद बोले, जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हम किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर न मैं इसकी अवज्ञा सह पाऊंगा, न तुम सह सकोगे। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं। कानून मुझे कोई अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपनी पशुबल से प्रतिज्ञा का पालन करवाऊंगा। और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा, बताओ? पद्मा बोली, प्रसाद, तुम तो चित्र का श्याम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो ये मकान, नौकर चाकर, जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। और हम तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज़्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं। और तुम्हें मुझ में प्रेम है या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दिल से कहती हो पद्मा? पद्मा बोली, सच्चे दिल से। प्रसाद ने कहा, मगर न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है। पद्मा बोली, मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ, पूरी तरह से। प्रसाद ने कहा, ये समझ लो मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में न रहूँगा, स्वामी बनकर रहूँगा। पद्मा ने कहा, तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामी नहीं बनकर रहूँगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था वो सत्य बन गया। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता था, मगर वो अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वो कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता है। अब उसके लिए अलग अपनी कार है, अलग नौकर हैं, तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ें मंगवाता रहता है। और पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियाँ बर्दाश्त करती हैं। नहीं, बर्दाश्त करने का प्रश्न नहीं, वो खुद, जी हाँ, खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहनाकर, अच्छे से अच्छे ठाठ में रख कर प्रसन्न होती हैं। जैसी घड़ी इस वक्त प्रसाद के पास है, शहर के बड़े बड़े रईस के पास न होगी। और पद्मा जितना ही उससे दबती है, प्रसाद उतना ही उसे दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है, पर किसी अज्ञात कारण से अपने को उसके वश में पाती है। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता है। उस पर आवाज़ें कसी जाती हैं, फप्तियाँ चुस्त की जाती हैं। जो उसके पुराने प्रेमी हैं वे उसे जलाने और कुढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, पर वो प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया है और उसे इसका ज्ञान। पद्मा को उसने बारीक आँखों में पढ़ा है और उसका शासन अच्छी तरह पा गया है। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में
अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी वो दुरुपयोग की ओर ही जाता है, और जो कमज़ोर हैं उसे तावान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फ़ायदा उठाने से क्यों चूकता। उसने कील की एक पतली नोक चुभा ली थी और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोंकता जाता था, यहाँ तक कि उसने रात को देर से आना शुरू कर दिया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उससे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने चाहती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए। पद्मा को गर्भ था। वो स्थूल भी हो चली थी। उसके रूप में पहले किसी नवीनता और मादकता न रह गई थी। वो घर की मुर्गी थी, साग बराबर। एक दिन इसी तरह पद्मा लौट कर आई तो प्रसाद गायब थे। वो झुंझला उठी। इधर कई दिन से वो पद्मा का रंग बदलता हुआ देख रही थी। आज उसने कुछ स्पष्ट बात कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए, 11, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतज़ार में बैठी थी। भोजन ठंडा हो गया। नौकर चाकर सो गए। वो बार बार उठती, फाटक बजाकर नज़र दौड़ाती। 12-1 बजे के करीब प्रसाद घर आए। पद्मा ने साहस बटोरा था, पर प्रसाद के सामने जाते ही उसे इतनी कमज़ोरी मालूम हुई कि बस। फिर भी उसने ज़रा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ थे? कुछ खबर है? कितनी रात है? पद्मा को वो इस वक्त असुंदरता की मूर्ति से लगी। वो एक विद्यालय की छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उसमें तुम्हें जहाँ तक हो सके आराम से रहना चाहिए, समझी? पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। तुमसे पूछती हूँ, उसका जवाब दो। मुझे तुम जहन्नुम में भेज दो। तो तुम भी मुझे जहन्नुम में जाने दो, प्रसाद ने कहा। देखो, तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूँ। प्रसाद ने व्यंग में कहा, तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बढ़ गई होगी। पद्मा बोली, मैं इधर कई दिनों से तुम्हारा रूप रंग कुछ बदला हुआ देख रही हूँ। प्रसाद ने बताया, मैं तुम्हारे साथ अपने को बेचा नहीं हूँ। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया है तो मैं आज जाने को तैयार हूँ। पद्मा बोली, तुम जाने की धमकी क्या देते हो? हाँ, यहाँ तुमने आकर क्या बड़ा त्याग नहीं किया है, समझे? मैंने त्याग नहीं किया है, प्रसाद बोले। तुम ये कहने का साहस कर रही हो? मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज कुछ बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया, मगर मैं इसी वक्त तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ। इसी वक्त। पद्मा का साहस जैसे बुझ गया था। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम इतना बिगड़ उठे। हाँ, अरे मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी ना कि कहाँ थे। क्या मुझे इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, और तुम मुझे बात बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मुझे तुमसे कुछ भी तो सहानुभूति मिलनी चाहिए ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, और आज मेरी जो दशा हो गई है तो तुम मुझसे आग फेर लेते हो। पद्मा का गला रुंध गया और मेज़ पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पाई और चल दिया। पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वो भय से कांप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। क्या करे क्या ना करे। गर्भ पूरा हो गया था। वो कोर्ट न जाती थी, दिन भर अकेली बैठी रहती थी।
प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते, तो 11-12 बजे से पहले न लौटते। वो कहाँ जाते हैं ये भी उससे छुपा न था। प्रसाद को तो जैसे उसकी सूरत से नफरत थी। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, सशंक और उदास पद्मा। फिर भी वो प्रसाद को श्रृंगार और आभूषण से बांधने की चेष्टा से बाज न आती थी। मगर वो जितना ही प्रयास करती उतना ही प्रसाद का मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रृंगार उसे और बेबद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी, प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने न पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े बढ़ गए हों। 5 दिन सौर गृह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी हुई। माता बनकर वो अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक लेकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी ही कई बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया। पद्मा ने पूछा, रुपए? चपरासी बोला, बैंक बाबू ने कहा है रुपए प्रसाद बाबू निकाल ले गए। पद्मा को गोली लग गई जैसे। 20,000 रुपये प्राणों की तरह संचित करके रखे थे इस शिशु के लिए। हाय, सौर से निकलने पर मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाई हुई घर में आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे पैरों से कुचला। उसका जितना सामान था उसे जमा करके दिया, सलाई लगा दी और उसके नाम पर ठोक दिया। 1 महीना बीत गया था। प्रसाद अपने बंगले के फाटक पर, उसका कोई समाचार न आया। एक दिन पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोक में निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा होती। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को गाड़ी में बिठाए लिए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गईं। तो ये थी कहानी दोस्तों आज मिस पद्मा। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुंशी प्रेमचंद की लेखनी सारे दृश्य को जीवंत कर देती है। आशा है कि आप अपनी टिप्पणी यानी कि संदेश के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।